हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की और चैप्टर है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों के पृथक्करण पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें कि आप क्वेश्चन आंसर्स इसके देख रहे हैं। ठीक है ना, चैप्टर चूंकि आपका कंप्लीट हो चुका है, तो जितने पॉसिबल क्वेश्चन हैं किसी टॉपिक से रिलेटेड वो हम यहाँ पर सॉल्व करने के प्रयास कर रहे हैं। ओके, तो लास्ट सेशन में आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस देखे थे या ध्यान है आपको? रिवाइज किया घर जाके? लास्ट सेशन का प्रश्न था संघनन के विपरीत होने वाली प्रक्रिया का नाम लिखिए। संघनन में क्या हो रहा था आपका? जो वाष्प थी वो ठंडी होकर के या उस पर अगर दबाव बनाया जाए तो वो वाष्प आपका लिक्विड स्टेट में आ रही थी, यानी गैसियस स्टेट से आपका सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आ रहा है। ये क्या था आपका? एक कंडेंसेशन था। इसके विपरीत क्या होगा? इसके उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा ये होगा कि लिक्विड वापस वाष्प में बदल जाएगा। समझ रहे हैं? यानी लिक्विड आपका गैस में बदल जाएगा। लिक्विड गैस में कब बदलेगा? जब उसको टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा उसका। समझ रहे हैं ना? जैसे लिक्विड में आपका पानी रहता है आपके पास, नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर जो है, उसको आप लोग हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे, तापमान बढ़ाएंगे उसका। ठीक है, आपने गैस पे रख दिया, बर्नर पे रख दिया, जो भी हीट का मीडियम आप यूज कर रहे हैं, आप उसको गर्म कर रहे हैं बेसिकली। और गर्म करने के बाद आपको क्या दिखता है? एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद आपका जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है, यानी कि जो द्रव है आपका वो भाप में, पानी जो है भाप में, या द्रव जो है वाष्प में या गैसीय अवस्था में बदलना शुरू होता है। ठीक है, तो यही वाष्पीकरण कहलाएगा आपका, यानी यह संघनन के विपरीत हो रहा है। समझ रहे हैं? तो संघनन के विपरीत होने वाली प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण है, यानी कि इवेपोरेशन जिसको आपका कहा जाता है। ओके, शुद्ध जल को नमक व जल के विलयन से कैसे पृथक करेंगे? आपने क्या किया? आपके पास शुद्ध जल था, प्योर वाटर, आपने उसमें सॉल्ट ऐड कर दी, या गलती से सॉल्ट गिर गई, या आपको क्लास में मिक्सचर दे दिया गया है कि आपका प्योर वाटर में सॉल्ट मिक्स्ड है, आप इसको कैसे पृथक करेंगे? यानी कि जल और नमक को कैसे अलग करेंगे आप लोग? दोनों को कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका जो नमक होता है वो कैसे है? सॉल्यूबल है वाटर के साथ, यानी घुल गई है उसमें, दिखाई तो आपको दे नहीं रही है, बस आपने क्योंकि वो साफ था तो आपने एक बार टेस्ट कर लिया तो आपको नमकीन लगा, यानी कि उसमें सॉल्ट है। ठीक है, या कोई और उसमें सॉल्ट हो सकता है जो एडिबल ना हो, सपोज आपने टेस्ट नहीं किया लेकिन आपको पता है कि इसमें सॉल्ट है, तो आप क्या करेंगे? तो वहां पर हम लोग आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। आसवन विधि में क्या करेंगे हम लोग? जो आपका मिक्सचर है यानी कि सॉल्ट और वाटर का, उसको हम लोग हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे। ऊष्मा देने से आपका क्या होगा? जो एक कंपोनेंट है यानी कि वाटर, वो आपका वोलेटाइल है, वहां पर वो वाष्पीकृत हो जाएगा। ठीक है ना, आपका वाष्पीकृत हो गया। वाष्पीकृत होकर के ये इधर वाष्प इसकी आ जाती है। फिर वाष्प को हम लोग क्या कर लेते हैं? कंडेंसेशन के थ्रू वापस लिक्विड में आपका कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वाष्प किसकी थी? आपका प्योर वाटर की थी, और जब हमने उसको कंडेंस किया तो हमने यहाँ पर लिक्विड स्टेट में प्योर वाटर को प्राप्त कर लिया, और नमक हमारी यहीं रह जाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि हम प्रश्न में कहा गया है कि शुद्ध जल को अलग करना है, तो हमने शुद्ध जल अलग कर ली। अगर केवल ये लिखा होता कि नमक को अलग करना है, तो नमक को तो आप इवेपोरेशन के थ्रू भी अलग कर सकते हैं, लेकिन उसमें हमें वाटर नहीं मिलता। आपने क्या करना है? बर्तन में आपने वो मिक्सचर रखा और उसको बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, उससे क्या होगा? आपका जो पानी है वो वाष्पीकृत हो जाएगा और नमक वहीं रह जाएगी। समझ रहे हैं? तो इवेपोरेशन, उसमें अगर आप केवल नमक को प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इवेपोरेशन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप शुद्ध जल को प्राप्त करना चाह रहे हैं या दोनों कंपोनेंट्स को प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको आसवन का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसमें पहले इवेपोरेशन यूज करेंगे, देन कंडेंसेशन किया जाएगा। ओके, चलिए, ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। और क्या देखा था? दूध से मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम बताइए। दूध हो सकता है, क्रीम हो सकता है, मलाई हो सकता है, दही हो सकता है। उससे अगर मक्खन को निकालना है तो उसके लिए अपकेंद्रण विधि यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज किया जाता है। आप एक मिश्रण से चॉक पाउडर व नमक को पृथक करेंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे ये बताओ? आपको एक मिश्रण दे दिया गया है, एक मिक्सचर दे दिया गया है, और आपको पता है इसमें चॉक पाउडर है और नमक है, दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो कैसे आप लोग अलग करें? विनोइंग हम यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि दोनों हल्के कण होंगे। हैंड पिकिंग यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि दोनों बहुत छोटे महीन कण हैं, तो हाथ से उठाई नहीं जा सकते। सीविंग का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आकार समान है, तो चलनी से दोनों ही पार हो जाएंगे, है ना। थ्रेसिंग तो बिल्कुल भी यूज नहीं हो सकती।
और बताओ, मैग्नेटिक सेपरेशन नहीं हो सकता है। ओके, और कौन सी बड़ी, डिकेंटेशन नहीं हो सकता, सेडिमेंटेशन नहीं हो सकता। कौन सी विधि का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा? तो सबसे पहले आपका किसी विधि को प्रयोग करने से पहले इसमें ऐड किया जाएगा पानी। क्यों? क्योंकि हमें पता है नमक के साथ, नमक जो है वो जल के साथ घुल जाती है, विलेय है, जबकि चॉक पाउडर आपका जल के साथ विलेय नहीं है, अविलेय, तो वो नहीं घुले। तो आपने क्या किया, इस मिश्रण में थोड़ा जल डाला, जल डालने पर नमक जो है वो पानी के साथ आ गई, पानी में घुल जाएगी, चौक वैसी ही रहेगी, वो घुलेगी नहीं, अल्प विलेय होती है या फिर अविलेय होती है, ऐसा आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो चौक को आप लोग क्या करेंगे, फिल्टर करके, निस्पंदन या निस्यंदन या छान करके उस विधि के द्वारा आप अलग कर लेते हैं। वो फिल्टर पेपर में आपको चौक पाउडर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, नीचे आपको क्या प्राप्त हो गया, वो नमक और पानी का घोल प्राप्त हो गया। अभी आपने नमक को भी प्राप्त करना है। तो मैंने जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि अगर आपको सिर्फ नमक को प्राप्त करना है तो आप लोग इवेपोरेशन का यूज करते हैं, यानी वाष्पीकरण का प्रयोग करते हैं, और वाष्पीकरण विधि के द्वारा आपने वहां पर नमक को पृथक कर लिया। तो दो विधियों का प्रयोग यहाँ पर किया गया। पहली फिल्ट्रेशन यानी कि निस्यंदन, जिसमें आपने छाना और छान करके चॉक पाउडर को अलग कर लिया, और दूसरा आपने यूज किया यहाँ पर कौन सी, इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण। ठीक है ना, और इन दोनों मेथड को यूज करने से पहले आपने उनके गुणों पर ध्यान दिया कि नमक जल में विलेय है और चौक जो है वो जल में विलेय नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें पानी डाल देते हैं। तो सबसे पहले पानी डालना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आज के सेशन में एक और प्रश्न लिखेंगे। लिखिए, अपकेंद्रण के दौरान कौन से कण नीचे बैठ जाते हैं? बताओ, अपकेंद्रण के दौरान, अपकेंद्रण विधि कौन सी थी? आपने बोला हमें मक्खन बनाना है, हमारे पास दही है, क्रीम है या दूध, जो भी आपके पास है। ठीक है ना, आपके पास क्रीम थी, क्रीम को आप लोग क्या करते हैं, चलाते हैं, घुमाते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि मलाई हमारे घर में जैसे निकालते हैं हम लोग, तो मलाई को इकट्ठा करके रखते हैं, फिर क्या करते हैं, उससे हमें घी बनाना होता है, तो पहले मक्खन बनाया जाता है। तो मक्खन बनाने के लिए जनरली या तो मिक्सर ग्राइंडर में डाला जाता है, या फिर जिन मशीन्स होती हैं जैसे अलग अलग, उनमें उनका प्रयोग किया जाता है। मधानी या मथनी का प्रयोग किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो बटर है वो सेपरेट हो जाता है। तो वो अपकेंद्रण विधि है जिसमें उसको घुमाया जा रहा है। ठीक है ना, तो इसके दौरान बोल रहे हैं कि कौन से कण आपके नीचे बैठ रहे हैं। तो कौन से कण बैठते हैं, जो भारी कण होंगे। ओके, लिखिए उत्तर। बार बार बता रही हूँ, मक्खन को निकालने की ये आपकी एक विधि है। ठीक है, लिखिए भारी कण, भारी चीज ही नीचे बैठेगी। थोड़ा लॉजिक भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, जो जो प्रश्न कराए जाएंगे वो नोट करने हैं, फिर लास्ट में मैं आपको पूछूंगी कि आपने क्या लिखा है। तो अपकेंद्रण के दौरान कौन से कण नीचे बैठ जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अपकेंद्रण, जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन भी कहा जाता है। दोनों स्कूल हिंदी में पढ़ते हैं तो हैंड रेस करेंगे, अगर हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम है तो हैंड रेस करेंगे। चलिए, तो इंग्लिश में आप लोग प्रश्न लिख लेंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन which particles which particles settles at the bottom? ठीक है,
तो आंसर लिख लेंगे हेवियर पार्टिकल। ठीक है, हेवियर मतलब जो भारी होंगे। ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या अपकेंद्रण आपका एक ही है। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान, उस दौरान, यानी कि जब सेंट्रीफ्यूगेशन चल रहा होगा। यानी कि अपकेंद्रण, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रीम मलाई जमा कर ली हमने बहुत समय से, और अब हमें क्या करना है, उससे मक्खन बनाना है। चलिए, तो अपकेंद्रण क्या है, जिसमें कि आपका जो क्रीम है उससे मैंने क्या बोला, बटर को या मक्खन को निकाला जा रहा था। तो उसके लिए क्या किया जाता है, मथनी का प्रयोग किया जाता है, जो ट्रेडिशनल मेथड है घरों में। ठीक है ना, आपकी एक लकड़ी होती है जिसको घुमाया जाता है उसमें। तो अपकेंद्रण बेसिकली वो प्रोसेस है, चाहे मथनी का प्रयोग करें, ठीक है ना, या फिर आप मिक्सर ग्राइंडर का बोल रहे हैं, या फिर कोई और मशीन हो सकती है उनका बोला जा रहा है। तीनों ही केस में सेम वही प्रोसेस तो हो रहा है, उसको घुमाया जा रहा है। और घुमाने से क्या हो रहा है, जो भारी कण होंगे वो सेटल डाउन हो रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं, और हल्के कण ऊपर आ जा रहे हैं। बस आपके दोनों जो हल्के और भारी कण अलग अलग हो रहे हैं इसमें, और इसी को अपकेंद्रण आपका कहा जा रहा है। क्वेश्चन है आपका, राइट समथिंग एंड अ पॉइंट, एक पॉइंट लिखना है आपको, रिलेटेड टू फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर कुछ टर्म्स दी जाएंगे आपको, और उन टर्म्स के बारे में आपको कुछ कुछ लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न आपका मैच द फॉलोइंग के तरह से भी आ सकता है। ठीक है ना, चलिए पहला लिखिए, फर्स्ट, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग यानी जिसको क्या कहा जाता है, आपका हस्त चयन कहा जाता है। तो हस्त चयन के बारे में आपने कोई भी एक पॉइंट, जो या तो वहां पर दिया गया होगा, चूंकि आपका मैंने क्या बोला है, तो मैच द फॉलोइंग में आ सकता है आपका ये प्रश्न। तो हो सकता है ये वहां पर आपको ऑलरेडी दिया गया हो स्टेटमेंट। और यदि आपको डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट लिखने के लिए बोल रहे हैं, तो आप हैंड पिकिंग के बारे में क्या जानते हैं वो आप एक पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हैंड पिकिंग आप बोलेंगे एक सेपरेशन का मेथड है, अच्छी बात है, इसमें भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, या आप जानते हैं कि सेपरेशन का एक मेथड होता है हैंड पिकिंग। इसके अलावा थोड़ा और कुछ अच्छा बताएंगे, थोड़ा और कुछ लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि जब पार्टिकल के साइज में डिफरेंस होता है, तो उनको हैंड, जब आपका विजिबल होती है इम्प्योरिटी, या फिर पार्टिकल का साइज बड़ा होता है, तो उनको आसानी से हाथ से उठा करके अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी हैंड पिकिंग का यूज आप लोग वहां पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैंड पिकिंग में लिखेंगे सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटी। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, सेपरेटिंग लार्जर साइज इम्प्योरिटीज। ठीक है ना, बड़े आकार की अशुद्धि को पृथक करना। ठीक है, बोलो, जीआईसी श्रीकोट, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करो, हाथ उठाइए बच्चों अपना, अगर आवाज पहुंच रही है आप तक। ठीक है, वेरी गुड, नोट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, श्रीकोट अपना माइक भी तैयार रखेंगे। ठीक है, मैं आपसे अभी बात करूंगी। सेकेंड लिखो, थ्रेसिंग।
चलिए माइक ले लीजिए अपना। श्रीकोट, माइक है आपकी क्लास में? कोई भी बच्चा माइक ले ले, बात करिए मुझसे। हेलो। यस। यस मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। क्या नाम है आपका? मैम ईशा। ईशा। थ्रेशिंग, ये चैप्टर कौन सा चल रहा है? 6th में है ना? मैम ये मैम खत्म हो गया। खत्म हो गया ना? 6th क्लास में है आप? यस मैम। यस। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इस चैप्टर में थ्रेसिंग के बारे में आपने पढ़ा होगा। थ्रेसिंग क्या होता है बताइए। मैम छानना। थ्रेसिंग, थ्रेसिंग कहा मैंने? कहाँ यूज करते हैं हम थ्रेसिंग को? मैम किसी चीज को मैम छानने के लिए मैम, जैसे आटा। ओके, और? ठीक है, वेरी गुड। और कोई आंसर करेगा थ्रेसिंग के बारे में? मैम मंथन के लिए। मैम मंथन। मैम थ्रेसिंग माने मंथन। मंथन जैसे किसका करते हैं हम लोग? मैम किसी मैम जैसे हाँ किसी जी। मैम जहाँ घर वर बन रहा हो तो वहाँ सीमेंट का। मैम मैम रोटी बनाने के लिए आटे का। और मैम। अच्छा, आप लोग हिंदी में पढ़ते हैं या इंग्लिश में? मैम इंग्लिश में। इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मैं यस आपको मैम। एक कॉमन वर्ड जो हमारे प्रचलन में रहता है, मतलब हमारे आसपास सुनाई देता है, उसको कहते हैं मंडाई या मढ़ाई, इसको कहा जाता है। अब समझ आया कुछ? बोलो, मंडाई क्या होती है? सुना ये वर्ड? क्या नाम है बेटा आपका? मैम करण। करण। बताइए, मंडाई से कुछ समझ में आया? मैम कूटना। वेरी गुड, कूटना। और किसको कूटते हैं हम लोग? मैम अनाज को जब उनसे दाने निकालने होते। और वेरी गुड, तो मैम यही क्या है? हाँ जी। यस मैम वेरी गुड। थ्रेसिंग। हाँ, इसी को थ्रेसिंग कहा जाता है। वेरी गुड करण। तो थ्रेसिंग आपका क्या है बच्चे? थ्रेसिंग देखो, गेहूं देखा होगा आपने आसपास, धान देखा होगा, कोई तो अनाज देखा होगा ना। उस अनाज को जब वो पक जाता है, फसल पक जाती है, उसके बाद हम काट कर अलग कर देते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो प्लांट होता है, ये आपका प्लांट है, ठीक है ना, यानी पौधा है, गेहूं का पौधा है शायद। ड्राइंग पे नहीं जाएंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और यहाँ क्या लगा हुआ है? गेहूं के ग्रेन्स है, अनाज है, दाने हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने पौधे को काट करके अलग कर दिया। अब क्या करते हैं, इन अनाज के दानों को अलग करते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें अनाज का दाना चाहिए, खाने के लिए तो वही चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, डंडे की सहायता से, ईशा, करण और सभी बच्चे, फौजी मटकोट, सारे ध्यान से सुनिए, हम क्या करते हैं, उस पूरे प्लांट को, पूरे पौधे को पीटते हैं डंडे से, या फिर क्या करते हैं, बैलों की मदद भी ली जाती है, और या फिर मशीनों की मदद भी ली जाती है, जिससे कि वो अनाज अलग हो जाए। समझ रहे हैं? तो डंठल से, ये डंठल था, इस डंठल से उस अनाज के दाने को अलग करना ही आपका थ्रेसिंग कहलाता है, ठीक है। तो थ्रेसिंग छानना नहीं है। छानने को क्या कहा जाता है? सीविंग कहा जाता है। जो आटे को छानना होता है ना, उसको सीविंग, चालन बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। चलनी का प्रयोग करते हैं, या छलनी वगैरह आप जो भी बोलते हैं, सीव, उसका प्रयोग किया जाता है। ये थ्रेसिंग है, और थ्रेसिंग में हम यूज करेंगे बहुत कम स्केल पे। छोटा सा खेत है, हम खुद ही कर देते हैं मंडाई, यानी डंडे की सहायता से उसको पीट देते हैं। या फिर थोड़ा बड़े स्केल पे है तो हम बैलों की सहायता लेते हैं। और अगर बहुत बड़े स्केल पर ये आपका क्रॉप यील्डिंग प्रोसेस चल रहा है, यानी गेहूं बहुत बड़े खेत पर है और उसको हमने उसकी मड़ाई करनी है, तो उसके लिए थ्रेसर या मशीनों का प्रयोग किया जाता है, और फिर इस डंठल से उस अनाज के दाने को अलग किया जाएगा। अब क्लियर है थ्रेसिंग? बोलो, हैंड रेस करिए, किस किस को समझ आ गया? वेरी गुड। तो इसी को क्या कहा जाता है, आपका थ्रेसिंग कहा जाता है। सो लिखिए, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम इट्स, सेपरेटिंग grains from its stalk, ठीक है। डंठल से
अनाज के दानों को पृथक करना। ठीक है, चलिए श्रीकोट के बच्चे बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका विनोइंग। चलिए नेक्स्ट है आपका विनोइंग। और जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं इसको कहा जाता है उसाई, या हो सकता है कहीं निष्पावन भी आपका लिखा गया होगा। बताओ कौन आंसर करेगा, करेगा कोई आंसर? विनोइंग किसे कहा जाता है? करण ले लो माइक। यस यस मैम। बोलो। मैम किसी प्लेट में हमने थोड़ा अनाज लेना है जो अभी निकला नहीं है भूसे से, तो मैम इधर से फैन चला देंगे मैम, ऊपर से उसे डालते रहेंगे तो मैम वो अलग हो जाएगा। मैम जो हल्का वो होगा ना वो अलग हो जाएगा, और मैम जो अनाज होगा वो नीचे गिर जाएगा। वेरी गुड। इसमें यस। क्या होता है देखो ध्यान से सुनिए। वेरी गुड करण। करण ने हमें पूरा बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया है। क्या होता है आपके भारी, उन्होंने क्या बोला, जो हल्के कण होंगे, तो भारी और हल्के कण एक साथ होते हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला, अनाज के दाने हैं और उसके साथ भूसा है, तो अनाज के दाने क्या हो गया, भारी कण, और भूसा क्या हो गया, हल्का हो गया। और उन्होंने क्या एक प्लेट पे लिया या किसी भी चीज में हमने लिया, ठीक है, और उसको एक हाइट से गिराया जाता है नीचे, ठीक है, एक ऊंचाई से उसको नीचे गिराएंगे। और वो कह रहे हैं एक साइड से हमने फैन चलाया, तो फैन चलाने का मतलब क्या है, हमने हवा का प्रयोग किया। ठीक है, फैन हम किस केस में चलाते हैं, जब हमारा नेचुरल विंड नहीं है, ठीक है ना, अगर प्राकृतिक रूप से हवा नहीं चल रही है, वायु प्रवाहित नहीं हो रही है, तो हम फैन चलाते हैं। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो फैन का प्रयोग नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। तो हवा के द्वारा क्या किया जाएगा, हवा क्या करेगी, जो हल्की चीज होती है उसको उड़ा ले जाती है अपने साथ। तो हवा अपने साथ भूसे को एक साइड ले जा लेगी। हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास किसी बर्तन में अनाज था, ठीक है, और उसमें भूसा भी था, ठीक है। और अब क्या हुआ, जब इसको नीचे गिराया गया इस तरह से, तो अनाज के दाने यहाँ आ गए आपके सारे भारी कण, ठीक है। और मैं पिंक कलर से आपको हल्के कण जो भूसे के बोले, वो भूसे के कण एक साइड आ जाएंगे, ठीक है ना। ये इधर को आए, इसका मतलब हवा इधर से चल रही थी, करण ने यहाँ कहीं फैन आपका चला रखा था, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो हवा इधर को चली, तो इसके साथ ये हल्के कण, ये क्या है, हल्के कण हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला, भूसा हो सकता है, ठीक है ना, भूसे के कण हो सकते हैं। और ये क्या है, ये भारी कण है। सपोज मैं और करण गेहूं साफ कर रहे थे, ठीक है ना, तो ये गेहूं के भारी कण हो सकते हैं, वो यहाँ गिर गए आपका, और इधर क्या आ गए, हल्के कण आ गए। तो हवा का प्रयोग करके, वायु का प्रयोग करके क्या किया जाता है, भारी कणों को हल्के कणों से अलग किया जाता है, या भारी कणों से हल्के कणों को हम लोग हवा द्वारा उड़ा करके अलग कर देते हैं। इसी को निष्पावन कहा जाता है। प्रश्न आ सकता है कि निष्पावन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, किसान करते हैं, ठीक है ना, या हम लोग घरों में निष्पावन का प्रयोग करते हैं। और किस लिए करते हैं, अनाज से भूसे के हल्के कणों को पृथक करने के लिए करते हैं। क्लियर है, चलिए लिखिए, सेपरेशन बाय विंड, सेपरेशन बाय, और ऐसे लिखिए सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स यूजिंग विंड और बाय विंड, ठीक है ना, या बाय विंड आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। वायु प्रवाहित करने पर उसको हवा कहा जाता है। वायु या हवा के प्रयोग द्वारा हल्के कणों को पृथक करना। अब ये आवश्यक है कि दोनों में वजन का अंतर होना चाहिए, यानी एक भारी होना चाहिए, दूसरा हल्का होना चाहिए। दोनों ही भारी हुए तो सेपरेट नहीं होंगे, दोनों ही हल्के हुए तो दोनों उड़ करके इधर आ जाएंगे, तब भी सेपरेशन नहीं होगा। समझ रहे हैं, चलिए नेक्स्ट लिखो। आ गया आपका फेवरेट श्रीकोट, सीविंग।
इसको कहा जाता है चालन और छानना। बताओ सीविंग क्या है? क्या यस, सीविंग क्या है? चालन, जिसको ईशा और करण पहले भी बता चुके थे, और एक और बच्चे ने बताया था, उन्होंने नाम नहीं बताया अपना, ठीक है। तो सीविंग क्या है? जब हम लोग आटे से वो जो भूसे के बड़े वाले कण होते हैं उनको पृथक करते हैं। रोज ही तो सीविंग का प्रोसेस हमारे घर में चल रहा है। जब भी रोटी बन रही है, रोटी बनने से पहले आटा लगाया जाता है, उससे पहले क्या किया जाता है? आटे को, या फिर आपका मैदा हो गया, या फिर बेसन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा और जो बहुत पाउडरी फॉर्म में हम कोई भी चीज या इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, तो उसको पहले क्या किया जाता है? सीव की मदद से, यानी कि चलनी या छन्नी या छलनी जो भी आप बोलते हैं, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग करते हैं। यस यस मैम। मैम जैसे मैम आटे को मैम छानना, तो मैम जैसे वो मैम ऊपर का उसका वो अलग हो जाता है मैम, नीचे आटा नीचे आ जाता है साफ होके। वेरी गुड। क्या नाम है आपका? ईशा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है? हमने सीव का प्रयोग किया। ये मेरी छलनी है, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या किया? आटा डाला। तो आटा आपका, मैं ये ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, ये आटा है, ठीक है। और इसके साथ कुछ बड़े आकार के कण हो सकते हैं यहाँ पर, ये मैं दिखा रही हूँ। ये भूसा हो सकता है कुछ पत्थर वत्थर के कण हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होंगे? यहाँ से अब छलनी आपकी ऐसी होनी चाहिए जिससे सिर्फ आटा बाहर आए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बहुत बड़े छेद है उसमें और सब कुछ ही बाहर आ गया, फिर तो हम पृथक ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? आटा बाहर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आटा हो गया, और ये बड़े आकार की उसमें क्या होंगी? अशुद्धि हो सकती है या कोई और चीज हो सकती है, ठीक है ना। तो उनमें कणों के का जो आकार होगा, ठीक है ना, कणों के आकार में क्या देखने को मिलेगा? अंतर देखने को मिलेगा, तभी आप सीव का प्रयोग कर पाएंगे, है ना। जैसे करण ने पहले बताया था कि रेत को छाना जाता है, बिल्डिंग जो बनती हैं या घर बनाए जाते हैं, या कहीं पर भी आपने देखा होगा रेत या सीमेंट को छाना जाता है। तो उसको क्यों छाना जा रहा है? कि उसमें अगर बड़े आकार का कोई भी कण है उसको सेपरेट करेंगे, और जितने भी जो सीव को या चलनी को या उस नेट को, जाली को पार करके जो कण जा रहे हैं, उन सभी का आकार एक समान होगा, ठीक है ना। तभी तो उनसे बनी हुई जो आपकी वॉल होगी या फ्लोर है वो कैसा होगा? इवन होगा, एक समान होगा। अगर बड़े आकार के कण आ गए तो तब एक समान नहीं होगी ना सरफेस, तब तो अनइवन हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से सीविंग का प्रयोग किया जाता है। लिखिए, सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम फ्लावर। सेपरेटिंग लिखिए, आटे से भूसे को पृथक करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखो, फिफ्थ, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जिसको कहा जाता है वाष्पीकरण। और इसमें क्या होता है आपका? ये मैंने चूंकि कई बार आपको बता दिया है। वाष्पीकरण वर्ड में आपका क्या है? इवेपोरेशन में वेपर है आपका, और वाष्पीकरण में वाष्प है आपका, ठीक है ना। तो इसी से थोड़ा क्लियर कर लेंगे। वाष्प मतलब क्या होता है? जैसे पानी से भाप का बना, तो जो भाप है वो वाष्प में आएगी आपकी, ठीक है, यानी कि गैसियस स्टेट। तो कोई भी आपका पदार्थ द्रव से गैसीय अवस्था में जा रहा है, यानी कि लिक्विड से आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को इवेपोरेशन आप कह रहे हैं, या वाष्पीकरण आपका कहा जाता है। तो लिखिए, कन्वर्जन ऑफ वाटर, कन्वर्जन ऑफ वाटर into its vapors, ठीक है। जल का अपनी वाष्प में बदलना, ठीक है ना। जल का वाष्प में बदलना।
चलिए बताइए, जल आपका वाष्प में कब बदलेगा? वाष्प यानी भाप भी आप इसको लिख सकते हैं, स्टीम। बताओ कौन बताएगा? जल, पानी जो है आपका भाप में कैसे बदलेगा? मैंने आपको एक ग्लास में पानी दिया है और मैं कह रही हूँ इसकी भाप बनाओ, तो कैसे बनाओगे? श्रीकोट, आंसर करेगा कोई? मैम हम पानी को गर्म करेंगे तो मैम वो जो पानी का वाष्प यानी भाप बनेगा तो मैम वो उड़ जाएगा। और मैम जो कचरा होगा मैम वो भी निकल जाएगा भाप के द्वारा। ओके, चलिए, वेरी गुड। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना था कि जल से वाष्प में कैसे बदलेगा, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया, गर्म करने पर, ठीक है ना। तो इवेपोरेशन में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप आंसर करते हैं ना तो माइक फिर ऑफ कर लिया कीजिए, ठीक है। तो आपका क्या होगा इवेपोरेशन में? गर्म करना, यानी तापमान बढ़ाना। पहली चीज वही है कि अगर लिक्विड स्टेट में आपके पास कोई पदार्थ है, जैसे हम जल की बात कर रहे हैं, जल हमारे पास है और हमने उसकी भाप बनानी है। क्यों बनानी है? कुछ भी आपका रीजन हो सकता है, जैसे आपने बोला जल के साथ हमारी नमक घुली हुई है, तो नमक और जल को हमने अलग करना है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस पूरे मिक्सचर को हीट किया, हमने गैस पे रख दिया, बर्नर जला दिया, कुछ भी हीट का मीडियम आप यूज कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये आपकी नमक है और ये जल है सपोज, ठीक है ना। हमने इसको गर्म किया, गर्म करने से आपका क्या होगा, जो पानी होगा, जल होगा, वो भाप में बदल जाएगा। गर्म करने से ही ऐसा होता है। नॉर्मल अगर हमने अपनी बॉटल में पानी रखा है और नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे रूम का, तो तब वो वाष्प में नहीं बदलेगा, समझ रहे हैं। जब वो हम उसको गर्म करते हैं तभी वो भाप में बदलता है। जैसे आपने देखा होगा कि पानी को गर्म किया जाता है तो उससे आपको भाप बनती हुई दिखती है, तो वो कब हो रहा है, जब उसको गर्म किया जा रहा है। तो इवेपोरेशन में गर्म करना ही आपका पहली चीज है, यानी कि आप परिस्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, यानी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं आप लोग। तो उससे क्या हो रहा है, जो आपका जल है वो भाप में बदल रहा है। तो आपका इसके ठीक विपरीत क्या होता है, कंडेंसेशन में होता है, जिसको संघनन कहा जाता है। वहां आपका वाष्प को ठंडा किया जाएगा, भाप ठंडी होगी और ठंडी होकर के पानी में बदल जाएगी, उसको संघनन कहा जाता है। संघनन आपका कहाँ होता है, ऊपर होता है, बादलों में, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के सेशन में बहुत सारी प्रोसेसेस पर बात करी। आज के सेशन में जीआईसी श्रीकोट के बच्चों ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, करण ने, ईशा ने और एक दो और बच्चों ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। कोई भी डाउट होता है, कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन होता है, उसको सेशन में पूछ लेना है, ठीक है ना। और आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।